तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहने वाला है, यानी दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर आज हमारा पार्ट 3 है, यानी आज हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे। 2 भाग हमने पहले पढ़ लिए थे, ठीक है ना, यानी कुपोषण तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो ये है आपका चैप्टर 2, इसके अंदर बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, इसके अंदर हमारा पार्ट 3 रहने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में, और क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक क्लास पहुंच सके और सभी बच्चे पूरे ध्यान और मनोयोग से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जल प्राप्ति के साधन, यानी जो हमें जल मिल रहा है, जो हमें पानी है मिल रहा है, वो किस प्रकार से मिल रहा है और कैसे हमें मिल रहा है, इसका साधन क्या है। जो हमारे पास पानी उपलब्ध है वो हमारे पास कैसे आता है, ये हमारे पास इसका साधन क्या है, यानी स्रोत क्या है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से अच्छी सी क्लासें हैं वो मिलती रहे, ठीक है। याद रहे हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, एनटीटी और ईसीसी की तैयारी है वो कर रहे हैं, ठीक है। एनटीटी और ईसीसी की तैयारी है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जल प्राप्ति के साधन, इसके अंदर क्या होता है कि नंबर 1 पे आपका आता है वर्षा का जल। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रिय साथियों वर्षा के जल के बारे में। जो वर्षा का जल है वो हमें किस प्रकार से कैसे रखा जाता है और ये कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन है वो कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्षा का जल है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जल है, ठीक है। यानी जो हमें वर्षा का जल प्राप्त होता है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है हमें, ठीक है। इस बात का तो आप सभी को पता है। यानी ये हमें कैसे प्राप्त होता है, ये हमें जल है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, ठीक है, प्रकृति से मिलता है, बस सीधी सी बात यही है। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल में वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। यानी प्यारे साथियों क्या समझे, यानी जो हम बारिश होती है और जो बारिश का पानी होता है, हम सभी को पता है कि वो क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से 100% हम बोल सकते हैं शुद्ध होता है, ठीक है। अच्छा भी माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, पीने में भी अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, ऐसा माना जाता है। देखिए, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल में वर्षा का जो जल होता है वो सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। और नदियों, तालाबों और समुद्र का जल गर्मी के कारण वाष्प के रूप में, यानी जब गर्मी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो नदियों और जो तालाब है और जो समुद्र है उनका जो पानी है वो गर्मी के कारण वाष्प के रूप में, यानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाता है और बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी वो किसका रूप ले लेता है, बादल का रूप है वो ले लेता है। यानी जिस प्रकार से हम किसी भगोने में पानी को गर्म करते हैं और जैसे ही गैस पे उसको रखते हैं, उसको गर्म करते जाते हैं तो वो पानी क्या है, यानी भाप बनकर, यानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा और पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से होता है। यानी ये जल चक्र है। ये तो बारिश हो गई, फिर से भर गया, फिर ऊपर उठ गया, फिर बारिश हो गई, फिर भर गया, ठीक है। ऐसे ये चक्र है वो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह बादल ठंडी वायु के संपर्क में वर्षा करते हैं। यानी ये जो बादल है ये किस प्रकार वर्षा करते हैं, ये ठंडी वायु का, यानी इनके साथ में ठंडी जो वायु होती है इनका जब संपर्क होता है बादलों के साथ में तब है वो बरसात होती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वर्षा का जल है, वर्षा का जल वैसे तो सर्वाधिक शुद्ध होता है। यानी अभी इसमें यह भी बताया गया कि जो बारिश का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है। वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन इसमें बताया क्या गया, वैसे तो शुद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, किंतु बारिश का जल है वो शुद्ध होता है, लेकिन किंतु क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन आदि गैसें, यानी जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती है जैसे नाइट्रोजन, अलग और भी गैसें होती हैं, तो उनके कारण, यानी गैसों तथा धूल के कणों के कारण यह अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। यानी वैसे तो वर्षा का जल है वो शुद्ध माना जाता है, लेकिन होता क्या है, यानी वायुमंडल के अंदर यानी कुछ गैसें उपस्थित होती हैं और धूल होती है, ठीक है। तो उनके धूलों के कणों के कारण वो पानी अशुद्ध हो जाता है और धूल के कण वो पानी में मिल जाते हैं। वर्षा का जल खनिज लवण जैसे चूना व मैग्नीशियम से रहित तथा मसदू होता है। यानी कहने का मतलब, यानी जो वर्षा का जल होता है वो खनिज लवणों यानी जैसे चूना व मैग्नीशियम से क्या होता है, रहित होता है। ये इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन
इसलिए पीने, पकाने तथा अन्य उपयोग जैसे कपड़े धोने में अत्यंत उपयोगी है। यानी कह सकते हैं कि जो बरसात का जल है उससे हम नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, अनेक कार्यों में हम काम में ले सकते हैं। पीना ज़रूरी नहीं है ऐसा इसमें बताया गया। ये पानी जो इसने ऐसे बताया इसके लिए बताया जैसे कपड़े धोने में अत्यंत उपयोगी होता है। यानी इससे हम क्या धो सकते हैं प्यारे साथियों, इससे हम कपड़े भी है वो भी धो सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जल प्राप्ति के जो साधन है, सबसे पहला हमें यही बताया गया कि जो वर्षा का जल है, ठीक है, जो बारिश का पानी है वो शुद्ध होता है ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन होता क्या है, शुद्ध होता है वैसे तो, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो बारिश होती है तो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन गैसें वगैरह वगैरह होती हैं और साथ में क्या होता है, यानी जो धूल के कण होते हैं वो इसमें इसके साथ मिल जाते हैं। तो ये पानी क्या हो जाता है, यानी आप कुछ देर के लिए बारिश के पानी को आप देखना, कभी कुछ देर के लिए किसी बर्तन में रख देना, आपको क्या है कि नीचे की ओर, यानी ऊपर तो शुद्ध पानी रह जाएगी और नीचे की ओर वो जो छोटे छोटे कण है धूल के वो नीचे जमा हो जाएंगे। यानी नीचे उस बर्तन के नीचे है वो जमा हो जाएंगे और वो ऊपर वाला पानी शुद्ध होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन वो यानी वायुमंडल से जो भी कण हैं, धूल के कण है, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो वही होते हैं। ट्राई आपने करके देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। ठीक, हमने कभी देखा हो बारिश के समय में कोई बर्तन पड़ा रहता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो मिट्टी होती है वो नीचे जमा हो जाती है और जो पानी है वो ऊपर रह जाता है, यानी वो शुद्ध पानी होता है। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया। उसके बाद में देखिए 2 नंबर पे हमारा आता है यानी पृथ्वी की सतह का जल। यानी अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो सतह है उसका जल कैसा होता है। ठीक है, किस प्रकार का। देखिए हमारे देश की अगर हम बात करें, हमारे देश में और देशों के समान नदियाँ जलपूर्ति का प्रमुख साधन है। यानी जिस प्रकार से हमें साधन मिले हुए हैं जल की पूर्ति के लिए, जल हमें जिस प्रकार से मिलता है वैसे भी और देशों में मिलता है। ये तो ठीक है, ये तो कन्फर्म ही है। ऐसे अनगिनत शहर है, यानी ऐसे अनगिनत शहर है जहाँ आज की सर्वाधिक जलपूर्ति नदियों से ही की जाती है। यानी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यही बताया गया है कि जहाँ आज तक, यानी वैसे तो अनगिनत शहर है, लेकिन जहाँ आज की सर्वाधिक जल पूर्ति नदियों से ही होती है। यानी जो जल की पूर्ति है वो नदियों से ही की जाती है। ठीक है, ज़्यादातर शहरों में, इनमें दिल्ली है, कोलकाता है, इलाहाबाद है आदि उदाहरण इसमें शामिल हैं। यानी ये वो शहर हैं जिनकी जो जल आपूर्ति है वो किससे होती है प्यारे साथियों, नदियों से होती है। कौन कौन से, एक तो आपका दिल्ली हो गया, एक आपका कोलकाता हो गया, एक आपका हो गया इलाहाबाद। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें इसने बताया कि बड़े शहरों में, इस प्रकार के शहरों में नदियों से जल आपूर्ति वो की जाती है। उसके बाद में आता है मुख्यतः नदियों के जल में धरातल, यानी जो मुख्यतः जो नदियों के जल है उसमें धरातल तथा स्रोतों का जल भी मिश्रित होता है। गांव के अंदर क्या होता है, प्राय नदियों का जल है वो पेय के रूप में तथा सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी क्या बताया गया प्यारे साथियों, एक बार पुनः से इस लाइन को देखिए कि गाँव में प्राय नदियों का जल है पेय के रूप में तथा सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब जो नदियों का पानी है वो हमारे गांव में नहरों तक पहुंचाया जाता है, नहरों से नालों के रूप में हमारे खेतों तक पहुंचाया जाता है, उससे हम सिंचाई भी करते हैं और उस पानी को पीने के लिए भी काम में लेते हैं। वो भी पानी शुद्ध ही है। ठीक है, यानी हमारे गांव में जो पानी की जलापूर्ति है वो कैसे होती है, नदियों से नहरों में आता है, नहरों से गाँव के नालों में आता है और पाइपलाइन यानी घरों में पाइपलाइन बिछाई उसके द्वारा हमारे घरों तक वो पानी यानी पीने के लिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसको हम अनेक कार्यों में लेते हैं। उसके साथ में हम सिंचाई भी करते हैं, तो उसी नहर से नाले बनाए जाते हैं, पक्के नाले बनाए जाते हैं, उसके द्वारा हम खेतों में सिंचाई भी कर सकते हैं। यानी सब प्रकार की हमारे वो व्यवस्था है वो अच्छे से बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देता था कोई दिक्कत नहीं, तथा कुछ जगह बिजली उत्पादन में भी प्रयुक्त होता है। यानी जो पानी का उपयोग है वो कई जगह बिजली बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है, यानी इससे बिजली भी बनाई जाती है। उसके बाद में वर्षा का जल गिरकर धरती पर, जो वर्षा का जल है वो धरती पर तालाबों या झीलों में इकट्ठा हो जाता है। यानी जब बारिश होती है तो यही मैंने आपको बताया था, यही चक्कर चलता रहता है। जब बारिश होती है तो वही पानी है दोबारा तालाबों, झरनों, यानी जो भी है वहाँ पे इकट्ठा है वो हो जाता है तालाबों के अंदर। उसके बाद कुछ भाग नदियों में बह जाता है, यानी इसका जो बचा कुछ भाग और है वो पानी है वो नदियों में वापस है वो बह जाता है। ठीक है, आज भी कई नगर कस्बे व गाँव धरातल के जल पर निर्भर है। यानी आज की अगर हम बात करें तो कई शहर ऐसे हैं, कई गाँव ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं जो भूमिगत यानी जो क्या है कि धरातल का जल है उन पर ही निर्भर है। ठीक है, ये इसमें बताया गया
यानी धरातल के जल पर ही निर्भर है। जो कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ हैं ना, जो बने हुए तालाब बने हुए उनसे पानी है वो पीते हैं, ठीक है। नदियाँ, झीलें, तालाब आदि निर्भर है, ये इसमें बताया गया है। इस यानी इनमें नदियाँ, झीलें, तालाब आदि हैं उनके ऊपर निर्भर है, यानी धरातल के ऊपर, यानी जो नदियाँ हैं उनके ऊपर निर्भर है सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा इस पर निर्भर है। उसके बाद झीलें हैं उनके ऊपर, तालाब, ठीक है, इनसे ही हमें पानी है वो प्राप्त होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में आता है कि भूमिगत या अंतःखंड जल, ये कौन सा है? अब देखिए, यानी भूमिगत जल यानी भूमि का जल, भूमि के अंदर का जो जल है, यानी जो पानी जब बारिश होती है तो पानी रिस कर, यानी पानी छन छन कर और ज़मीन में जो मिट्टी की कई परतें हैं उन परतों से होकर गुजरता है और नीचे चला जाता है, ज़मीन उसे सोख लेती है, ठीक है। वही पानी हम वापस निकाल लेते हैं, ठीक है, हैंडपंपों के द्वारा, मोटर के द्वारा या नलकूपों के द्वारा हम निकालते हैं ना। तो ये बारिश का जल है और कहाँ से आता है? देखिए, भूमिगत या अतःखंड जल है, यानी वर्षा का वह जल, यानी वर्षा का वह जल जो धरती सोख लेती है, यानी वर्षा का वह जल जो क्या कर लेती है? धरती वो सोख लेती है। भूमिगत या अंतःस्थल यानी अंतःस्थल जल कहलाता है। कहने का मतलब जब बारिश होती है और बारिश का जो पानी है वो ज़मीन पे गिरता है और ज़मीन उसे क्या कर लेती है? अपनी ओर सोख लेती है, तो उस जल को क्या कहा गया है? उस जल को हम कह सकते हैं या तो भूमिगत जल बोल सकते हैं या उसको यानी अंतःस्थल जल भी कहा जा सकता है, यानी ये जल है वो कहलाता है। कुओं, हैंडपंपों, यानी कुओं, हैंडपंपों व स्रोतों का जल भूमिगत जल ही है। कहने का मतलब जो हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं वो पानी किसका है? यानी भूमि का ही पानी है, लेकिन वो वर्षा जब होती है तो ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर जब पानी गिरता है तो रिस्क यानी सोख लेती है ज़मीन उसे, वो ज़मीन में नीचे चला जाता है, ठीक, कई परतों से होकर गुजरता हुआ, तो वही हम पानी है वो वापस निकाल लेते हैं। ये वर्षा का ही जल है। वर्षा के उपरांत वर्षा का जल धरती की ऊपरी सतह से छनकर धरातल की निचली परतों में पहुंचता है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे साथियों? यानी जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद वर्षा का जो पानी है वो धरती की जो ऊपरी सतह यानी हमारी ऊपरी सतह से यानी नीचे चला जाता है, सोख लेती है, छनकर धरातल की निचली सतह में या निचली परतों में पहुंचता है। ऊपरी सतह से निचली सतहों के मध्य जल के कई जीवाणु तथा कीटाणु मार्ग में ही छन जाते हैं। ये कहने का मतलब जब पानी होता है वो ज़मीन पे गिरता है और गिरकर जब नीचे की ओर यानी ज़मीन अपनी ओर उसे सोखती है, पानी नीचे चला जाता है, तो वो नीचे जाता हुआ यानी कई परतों से होकर गुजरता है, तो वो पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी कीटाणु जीवाणु है वो कुछ है यानी कुछ जीवाणु है वो बीच में ही रह जाते हैं और वो पानी है वो नीचे चला जाता है, रिस यानी छन छन कर वो नीचे चला जाता है, ठीक है। यानी ऊपरी सतह से निचली सतह के मध्य जल के कई जीवाणु तथा कीटाणु मार्ग में ही छन जाते हैं, यानी कहने का मतलब वो ऊपरी रह जाते हैं और पानी है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। वह कई कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों मिश्रित हो जाते हैं। इन पदार्थों में यानी इसके अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी है वो मिश्रित हो जाते हैं और इन पदार्थों में कुछ तो जल में विलीन हो जाते हैं, कुछ तो है वो जल में मिल जाते हैं, वह कुछ जल में तैरते रहते हैं। कहने का मतलब कुछ जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो क्या है कि पानी के अंदर घुल मिल जाते हैं और कुछ क्या होते हैं पानी के ऊपर है वो तैरते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो यानी वर्षा का जल है वो बहुत शुद्ध भी बताया गया है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो अशुद्ध भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बारिश होती है तो वायुमंडल के अंदर अनेक गैसें पाई जाती है, उसके कारण वो यानी पानी है अशुद्ध हो जाता है और उसमें धूल के कण भी होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में धूल के कण होते हैं तो उसके कारण जब ऊपर से जब पानी गिरता है बारिश का पानी तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। आपने कभी देखा भी होगा बारिश का पानी, उसके अंदर मिट्टी पाई जाती है, धूल के कण पाए जाते हैं, तो वो वही होते हैं। लेकिन आप कुछ देर उस पानी को बिना हिलाए रखोगे किसी बर्तन के अंदर तो वो पानी यानी जो मिट्टी है वो नीचे जमा हो जाएगी और शुद्ध पानी है वो ऊपर रह जाएगी, फिर आप उसको उपयोग में ले सकते हो। पीने योग्य वो पानी हो सकता है, आप किसी भी काम में ले सकते हो, वो पानी शुद्ध ही होता है, ठीक है। इतनी आप बात है वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसमें यही बताया गया है
कि जब वो पानी है यानी सब जल के स्रोत हैं, यानी हमें जल की प्राप्ति है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है, हमारे पास जल है वो कैसे उपलब्ध होते हैं, हमारे पास इसके क्या साधन हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी जल प्राप्ति के साधन सबसे पहले हमने देखा वर्षा का जल, उसके बाद में पृथ्वी की सतह का जल, उसके बाद में भूमिगत या अंतःखंड जल। यानी उस पहले हमने देखा वर्षा का जल, यानी जो वर्षा होती है उसका जल हमें कैसे मिलता है और हम इसको उपयोग में कैसे ले सकते हैं, यही हमने जाना। उसके बाद में यानी पृथ्वी की सतह का जल होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर कौन सा जल, यानी नदी नाले होते हैं, तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, इनका जो पानी है, समुद्र, इनका जो पानी है वो धरातल का पानी हो गया, ठीक है। यानी ज़मीन के ऊपर का जो पानी होता है वो धरातल का पानी हो गया, ऊपर बारिश का पानी हो गया, और ज़मीन के नीचे हो गया वो भूमिगत हो गया, ठीक है, यानी जिसको हम हैंडपंपों के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। कुओं के अंदर यानी कुएं भी खोदे जाते हैं ना, उसके द्वारा हम निकालते हैं उस पानी को दोबारा से, यानी वह पानी बारिश का ही पानी होता है जो यानी धरती के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो धरती उसे सोख लेती है और वो पानी है वो नीचे है वो चला जाता है, ठीक है ना, ये वही पानी होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लेना, इसको आप लिख लेना अच्छे से। इसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं करना है, गलत नहीं जाना चाहिए, अच्छे से करना है सबको, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लो आगे और हम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझो, जानो, जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको इस क्लास को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतने धीरे चल रही हैं कि आप पूछो ही मत, ठीक है। बीच में कुछ दिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपकी क्लास कंटिन्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डे बाई डे आएगी, आप बस ऐसे ही बने रहो, ठीक है। तो आप इसको नोट करो आगे और हम कर लेते हैं। तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे है कि जल प्राप्ति के साधन है। इसके अंदर देखिए भूमिगत जो जल है वो हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, यानी इसका जो साधन है वो क्या है। यानी जो भूमिगत जल है वो हमें यानी झरने होते हैं उनसे प्राप्त होता है, और कुएँ यानी कुआं है वहाँ भी अपन जल की प्राप्ति है वह हुआ है, ठीक है। बे बात के अंदर देखो आप अगला टॉपिक है अपनों कि मलेरिया, यानी जो मलेरिया रोग है वो किस प्रकार होता है, यानी किस प्रकार इसका उपचार किया जा सकता है, और ये होता है इसका कारण क्या है, ठीक है। हम किन दवाइयों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसका रोग का प्रसार है वो किस प्रकार से होता है, इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके अंदर कि मलेरिया, देखिए मलेरिया एक प्रकार के प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। आपने विज्ञान के अंदर पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप फिर से देख लीजिए, पढ़ा हुआ भी होगा तो आप भूल गए होंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर है कि जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ, यानी मलेरिया है वो एक प्रकार प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, ठीक है। इसका जो प्रसार है वो एनाफिल्स यानी एनाफिल्स है जाति की एक मादा मच्छर से होता है। यानी जो इसका जो प्रसार है, ये जो रोग है वो आगे से आगे कैसे फैलता है, यानी एनाफिल्स है जाति की एक मादा मच्छर होती है, उसके द्वारा ये रोग है वो फैलता है। भारत में इस रोग के नियंत्रण, यानी जो भारत में है वो इस रोग के नियंत्रण यानी इसकी रोकथाम व उन्मूलन के लिए पिछले 20 वर्षों से पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। यानी इस रोग के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए जो हमारे रोग विशेषज्ञ है वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, यानी परीक्षण कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो नियंत्रण है इसके ऊपर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। कितने सालों से की जा रही है, 20 सालों से है वो की जा रही है, ठीक है। पिछले 20 वर्षों से की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मच्छरों में DDT यानी मच्छरों में क्या होता है, DDT तथा BHC आदि दवाइयों के प्रतिरोध बढ़ रहा है, ठीक है। कारण इसका कारण है 4 प्रकार की परजीवी से होता है, यानी 4 प्रकार की जो परजीवी है उनसे ये रोग फैलता है। कौन कौन से, देखिए इसका यानी ये आपका क्या है, 1 नंबर आपका है प्लाज्मोडियम फेलिसीपेरम, उसके बाद में दूसरा आपका है यानी प्लाज्मोडियम, उसके बाद में है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, उसके बाद में है प्लाज्मोडियम यानी वाइवेक्सन, ठीक है, वाइवेक्सन है, उसके बाद में है प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ये 4 प्रकार का है, इसके द्वारा इसका प्रसार है वो होता है। रोग का प्रसार, अब देखिए रोग का प्रकार, मनुष्य को मादा मच्छर के काटने पर रोग उत्पन्न होता है। यानी ये रोग है वो मनुष्य के अंदर किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस प्रकार फैलता है, उसका क्या कारण। यानी ये रोग सिर्फ मादा मच्छर अगर काटेगा ना, मादा मच्छर काटेगा, उसके काटने से ही ये रोग है वो फैलता है, ठीक है। मच्छरों की वृद्धि में सहायक कुछ पर्यावरण के कारकों
से भी प्रसार है वो तेज़ गति से होता है। इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इस सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मनुष्य को है वो मादा मच्छर अगर काटती है तो उसके काटने से ये रोग वो उत्पन्न होता है। दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि मच्छरों की जो वृद्धि होती है वो सहायक है, यानी इसके अंदर सहायक है, यानी पर्यावरण के अंदर कुछ कारक होते हैं उनका तेज़ी से गति यानी उसका प्रसार है वो तेज़ी से होना, ये भी इसमें सहायक होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी ये जो अगर हमें मलेरिया हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मलेरिया रोग हो गया है, तो इसके जो लक्षण है वो क्या है देख लीजिए कि इसका लक्षण है कि शरीर में दर्द, यानी शरीर में है वो पूरे शरीर में दर्द होगा। उसके बाद में सिर में पीड़ा रहती है, यानी सिर में जो हमारा जो सिर है वो बहुत तेज़ से दर्द करेगा, ठीक है, करता रहेगा, ठीक नहीं होगा। हाथ पांव टूटने से लगते हैं, ऐसे मानो कि कुछ करने का मन न करे और थका हुआ सा महसूस करना, इससे कुछ प्रकार के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। सर्दी या कंपन के साथ बुखार आता है, यानी इसके अंदर एक और भी लक्षण है कि अगर ये बुखार हमें होता है, हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, गर्मी में भी सर्दी लगेगी, यानी हमारे शरीर में वो कंपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंपन इतना तेज़ी से होता है, यानी इतना तीव्र होता है कि अधिक संख्या में कंबल ओढ़नी पड़ती है। यानी कहना मतलब अपनी भाषा में अगर आप बात करें, अगर मलेरिया हो जाए जे व्यक्ति के तो वे व्यक्ति ने यानी सर्दी लगे यानी जूझनी छूट जाए, ठीक है, एक प्रकार आप कह सकते। तो बेंग लिए मतलब बेंग ऊपर चादर पर चादर आप बेन उड़ाएगा, रिजाई पर रिजाई उड़ाएगा, तब यानी तब जाए बेंग थोड़ो की आराम मिले, बेन दवाई भी दीजिए, ठीक है। कंपन तीव्र होता है, ठीक है, कि अधिक संख्या में कंबल ओढ़नी पड़ती है, ठीक है। यह कंपन 1-2 घंटे से यानी 2 घंटे रहता है कम से कम इसका, यानी ये जो सर्दी लगेगी वो कम से कम कितने घंटे लगेगी, 2 घंटे वो लगेगी। बुखार है वो 105 से 106 सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है। 6 घंटे बाद पसीना आने लगता है, यानी इसके सर्दी लगने के 6 घंटे बाद है वो पसीना आना शुरू हो जाता है। अब ये भी लक्षण है इसका देखिए, जो कि इतनी अधिक मात्रा में होता है कि रोगी के वस्त्र और चादर आदि भी भीग जाते हैं। पहले तो उसको सर्दी लगती है, उसके बाद में क्या है, उसके 6 घंटे बाद में एक ऐसा लक्षण दिखाई देने लगेगा कि व्यक्ति को बहुत पसीना आएगा, और इतना पसीना आएगा कि उसकी चादर और उसके जो वस्त्र है वो पूरी तरह से भीग जाएंगे, ठीक है। ये भी इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आपका आता है निरोधक उपाय। इसका जो निरोधक उपाय है वो क्या है, इसको भी आप देख लीजिए कि घर में हमें इसको देखिए, यानी इस बीमारी से छूटने के लिए या इस बीमारी हमारे घर में आई नहीं, इसके लिए हम क्या क्या सुरक्षा है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है घर में DDT का, यानी DDT का ये दवाई है, इसका छिड़काव किया जाना चाहिए, ठीक है। घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो इस दवाई का छिड़काव करना है, और दूसरा हमारे घर के आसपास में कोई गड्ढा भरा हुआ है पानी का तो उसको सुखा देना है, उस पानी को इधर उधर फेंक देना है ताकि वो पानी सूख जाए, ठीक। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा उपाय क्या है, यानी जालीदार दरवाजे व खिड़कियों के प्रयोग के मच्छरों के प्रहार से बच सकते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करें, यानी मच्छरदानी का प्रयोग है वो भी हमें करना चाहिए। नंबर 3 आपका है प्रतिरक्षण मलेरिया, यानी प्रतिरक्षण मलेरिया के लिए कोई भी टीका नहीं है, यानी इसके लिए कोई भी टीका नहीं लगाया जाता है। तो क्या होगा देखिए, परंतु कुछ दवाइयों का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। यानी ये दवाइयाँ कौन सी हैं, एक तो है क्लोक्विन, है, एक है पोर्मोकविन तथा और एक क्या है क्लोरोक्विन, ठीक है। बालक यानी क्लोरोक्विन है वो बालक को 1/5वें दिन दे सकते हैं, यानी 5 दिन के अंदर एक बार उसको दे सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर आपका है समय समय पर रक्त की जांच करवाते रहना चाहिए। व्यक्ति को अगर रोगों से बचना है तो उसको समय समय पर है वो अपने शरीर के अंदर, यानी अपने शरीर की जांच या खून की जांच वो करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। राजस्थान सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्य जो चलाई जा रही हैं उनमें सहयोग करके चगुन से बच सकते हैं, यानी इस रोगों से बचा जा सकता है। जो सरकार के द्वारा यानी सरकार के द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं उनके अंदर हमें भाग लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में क्या रोग हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलता रहे और हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था एक मलेरिया के बारे में। उसके बाद में यानी आप इसको नोट कर लीजिए आगे और हम इसको और कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए
तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए। आगे हमारा देखिए कि चरित्र निर्माण में शिक्षा का योगदान, यानी अब हम ये देखने वाले हैं कि जो चरित्र का निर्माण है उसमें शिक्षा का योगदान है वो किस प्रकार रहता है। यानी जो हमारे चरित्र का निर्माण होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो बनता है ना हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, यानी स्कूल से बनवाया जाता है, तो उसके अंदर यही इसमें बताया जा रहा है कि चरित्र निर्माण में जो शिक्षा का योगदान है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका किस प्रकार योगदान रहता है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चरित्र का जो निर्माण है वो शिक्षा का आवश्यक अंग है। ठीक है, यानी जो शिक्षा का निर्माण है जो चरित्र का निर्माण है वो शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है, यानी शिक्षा से ये जुड़ा हुआ है, इसमें ये बताया गया। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, यानी चरित्र निर्माण के व्यक्तित्व का विकास होता है। चरित्र को शिक्षा, ईमानदारी, यानी चरित्र को है शिक्षा, ईमानदारी, निरंतरता, सत्य, सहयोग आदि गुण के विकास के लिए जो कि व्यवहार की पूर्णता को व्यस्त करते हैं। कहने का मतलब शिक्षा है वो चरित्र से जुड़ा हुआ है, यानी चरित्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी चरित्र को शिक्षा है, यानी शिक्षा है वो ईमानदारी, निरंतरता, सत्य, सहयोग आदि गुण के विकास के लिए जो कि व्यवहार की पूर्णता को व्यस्त करते हैं। ठीक है, यानी जो कि उन मूल्यों को ग्रहण करने के लिए उसी प्रकार ली जाती है जैसे हम भोजन या ऑक्सीजन लेते हैं। हम क्या लेते हैं, जिस प्रकार से हम भोजन या ऑक्सीजन लेते हैं उसी प्रकार से शिक्षा है उसको भी ग्रहण है वो किया जाता है। ठीक है, चरित्र निर्माण के लिए निम्न प्रयत्न किए गए हैं, यानी चरित्र का जो निर्माण है उसके लिए जो प्रयत्न है वो कौन कौन से किए गए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी वो परिवर्तन कौन कौन से, देखिए सबसे पहला आपका है उच्च आदर्श, यानी सबसे पहला आपका क्या है, उच्च आदर्श। ठीक है, इसके अंदर देखिए बालकों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति, यानी बालकों के अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति मुख्य होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति से ही बालकों में आदतों का विकास होता है। यानी अब क्या बताया गया है प्यारे साथियों, इसके अंदर बताया गया है कि जो अनुकरण है, अनुकरण की प्रवृत्ति से ही बालकों में आदतों का विकास होता है, यानी उनके अंदर आदत है वो आती है। यानी आदत अच्छी या गंदी किस प्रकार आती है, यानी वो इसके अंदर बताया गया। यानी चरित्र का निर्माण है वो शिक्षा के साथ जोड़ा गया, यानी उसके अंदर, यानी कहने का मतलब बच्चों को संस्कारवान भी बनाया जाता है शिक्षा के साथ में। ठीक है, उनको बोलने का तरीका वगैरह वगैरह समझाया जाता है और धीरे धीरे ये आदतें बालकों में विकसित होती है। कहने का मतलब ये आदतें हैं वो धीरे धीरे बालकों के अंदर क्या हो जाती है, विकसित है वो हो जाती है। उसके बाद में देखिए अच्छी आदतों का विकास, यानी अब अच्छी आदतों का विकास है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए अध्यापकों को चाहिए कि वे अच्छी आदतों के विकास पर बल दे, यानी इसमें यह बताया गया है कि अध्यापकों को ऐसे दिशा निर्देश है वो बच्चों को देने चाहिए जिससे क्या हो जाए, बच्चों के अंदर एक अच्छी आदत का विकास हो जाए। उनको ऐसे ऐसे अच्छे उदाहरण देने चाहिए जिससे बच्चा है वो क्या हो, यानी उनकी ओर अग्रसर हो सके, यानी उन नियमों को या उन व्यक्तियों के बारे में बताए जिन्होंने अच्छी आदतों को अपनाकर अपने को बहुत ऊंचा ले जा रखा है। ठीक है ना, ऐसी उनको बातें बताए, ऐसी कहानी सुनाए ताकि बच्चे भी अपने आप को यानी उनकी ओर अग्रसर कर सके। ठीक है, अच्छी आदतों का विकास, यानी अध्यापक है वो ही बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास है वो कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। अध्यापकों को चाहिए कि वे अच्छी आदतों के विकास पर बल दें। ठीक है, अच्छी आदतें अच्छे चरित्र, यानी अच्छी आदतें और अच्छे चरित्र के निर्माण का आधार है। बच्चों को गंदी आदतों को दूर करने के लिए प्रयत्नों में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे साथियों, यानी इसमें बताया गया अध्यापकों को क्या करना चाहिए, यानी बच्चों को अच्छी आदतें हैं उनको सिखाने में या उनको बताने में ढील नहीं बरतनी चाहिए। उनको समय समय पर बताना चाहिए, अच्छी आदतों का ज्ञान करवाना चाहिए। ठीक है, तभी उनकी अच्छी आदतों का विकास है वो हो सकता है। ठीक, आदतों पर विकास बल देना चाहिए, यानी अच्छी आदतों के विकास पर बल देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे हैं वो गलत आदत न सीखे और न ही गलत आदतों में पड़े।
ठीक है, उनको बताना चाहिए। थोड़ा अच्छी आदतें अच्छे चरित्र के निर्माण का आधार है, यानी जो अच्छी आदतें होगी वो अच्छे चरित्र के यानी निर्माण का आधार होगी। अब आपने कभी देखा होगा कि आप अगर कोई जॉब लगते हो, ठीक है, आप या कहीं भी काम करने के लिए जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, चाहे वो प्राइवेट ही जॉब क्यों ना हो, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और वो कैसा होना चाहिए, स्कूल से लिखा के लाना पड़ता है या करवाना पड़ता है पुलिस से वेरिफिकेशन, ठीक। यानी उससे होता क्या है, यानी उससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ठीक है, इसकी आदत कैसी है, यानी इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़्यादातर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो वो स्कूल से ही बनवाते हैं, ठीक है, बनवाना पड़ता है। क्यों बनवाना पड़ता है, ताकि वो ये देखे कि इसका कोई यानी उसकी आदत है वो गलत न हो, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। यानी यही इसमें बताएगी कि अच्छे चरित्र के निर्माण का आधार क्या है, अच्छी आदत है, ठीक है। बच्चों को गंदी आदतों को दूर करने के लिए, यानी बच्चों को गंदी आदतों को दूर करने के लिए प्रयत्नों में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। यानी जो बच्चे होते हैं बच्चों को गंदी जो आदत है उनसे दूर करने के लिए हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते की ओर जा रहा है, तो हमें उसी वक्त उसको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, आप ऐसे मत करो, ये गलत बात है, आप इस रास्ते मत जाओ, ये गलत रास्ता है, ठीक है। इस प्रकार उनको समझाना ज़रूरी है ताकि बच्चे हैं वो गलत आदत न पड़े, उनको गलत लत न लगे किसी चीज़ की। तो इसलिए यही इसमें बताया गया है कि यानी बच्चों को गंदी आदतों को दूर करने के लिए प्रयत्नों में, यानी हमें प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करने में किसी प्रकार की कोई ढील है वो नहीं बरतनी चाहिए, यानी ढील नहीं करनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। हमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं देनी चाहिए, अच्छे से बच्चों को समझाना चाहिए। उसके बाद में अहम का निर्माण, यानी अहम का निर्माण, इसके अंदर देखिए क्या है, अहम का निर्माण का मतलब है कि बालक का चरित्र, यानी बालक का जो चरित्र है अहम के अभाव में अविकसित रह जाता है। यानी कहने का मतलब जो बालक का चरित्र है वो अहम के अभाव में क्या रह जाता है, अविकसित है वो और रह जाता है, इसे इसमें बताया गया है। अध्यापक को चाहिए कि यह अपने, यानी अध्यापक को चाहिए कि यह अपने आत्माभिमान के स्थायी भाव को समाज समस्त आधारों पर विकसित करने का प्रयत्न है वो करे, ठीक है, ऐसा इसमें है वो बताया गया है, ठीक है। यानी इसके अंदर हमने देखा कि उच्च आदर्श के बारे में, ठीक है, इसके अंदर यही बताया गया। उसके बाद दूसरा हमने देखा अच्छी आदतों का विकास किस प्रकार से होता है, तीसरा अहम का निर्माण है वो कैसे होता है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अब फिलहाल अगर हम वर्तमान की भी बात करें, यानी अब हम वर्तमान की भी बात करें तो वर्तमान के अंदर भी बहुत ज़रूरी है ये बातें, ठीक है। यानी जो चरित्र निर्माण है उसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है, मानते हैं, लेकिन इसके साथ में घर वालों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। अकेले यानी स्कूल से ज़्यादा तो बच्चे घर पर भी रहते हैं सुबह शाम, ठीक है, तो इसके लिए घर वालों को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप शिक्षक को बता सकते हो, वो इसमें आपका पूर्ण रूप से सहयोग करने की कोशिश करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत है। आप बताते हो, वो जब आपके हाथ से बात निकल जाती है तब आप बोलते हो कि सर ये हमारी बात नहीं सुनते, ऐसे नहीं करते, तब अगर उसको शिक्षक भी डांटता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और यहाँ तक कि वो गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रहते हुए, समय रहते हुए भी इस बात से हमें यानी ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो समय समय पर बच्चों का देखभाल करनी ज़रूरी है, तो वो ये उसका चरित्र भी सही रहेगा और वो अच्छी तरह पढ़ाई में पूर्णतः ध्यान रखेगा, किसी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकेगा। ये हमें ध्यान रखने की बात है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यानी उसके अंदर हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। जैसे उच्च आदर्श है बालकों में, यानी बालकों में अनुकरण, यानी बालकों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति मुख्य होती है, ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अनुकरण की प्रवृत्ति से ही बालकों में आदतों का विकास और धीरे धीरे ये आदतें बालकों में विकसित होती है, ठीक है। ये आदतें हैं वो बालक के अंदर धीरे धीरे विकसित होती है। अब कहने को मैं आपको बता देता हूँ कि बालक बुरी लत है वो बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन अच्छी लत है, अच्छी आदत है वो बहुत कम सीखता है, ठीक है, बहुत कम। यानी कहने का मतलब अच्छा बनकर रहना बहुत कठिन है ना, तो वही बात है। उसके बाद में देखिए
कि अच्छी आदतों का विकास है वो देखिए अध्यापकों को चाहिए कि वे अच्छी आदतों के विकास पर बल दें, यानी अध्यापकों को ऐसा करना चाहिए कि वो अच्छी आदतों पर क्या दे, विकास पर बल दे। यानी अच्छी आदतों का विकास, यानी अच्छी आदतों का विकास यानी अध्यापक को चाहिए कि वे अच्छी आदतों के विकास पर बल दे। अच्छी आदतें यानी अच्छी आदतें अच्छे चरित्र के निर्माण का आधार है। बच्चों को गंदी आदतों को दूर करने के प्रयत्नों में कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए या ढील नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में अहम का निर्माण, यानी बालक का चरित्र अहम के अभाव में अविकसित रह जाता है। अध्यापक को चाहिए कि यह अपने आत्माभिमान के स्थायी भाव को समाज समस्त आधारों पर विकसित करने का प्रयत्न है वो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है जल की अशुद्धियाँ क्या है, यानी अब हम चर्चा करेंगे कि जल की अशुद्धियाँ हैं वो क्या है और जल के स्रोत क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी जाना, बीच में हमने मलेरिया टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद में चरित्र निर्माण में शिक्षा का योगदान इसके बारे में पढ़ा, लेकिन अब फिर वही जल की अशुद्धियाँ क्या है इसके बारे में चर्चा तो हमने पीछे भी जाना है, लेकिन अब देखिए इसके अंदर अशुद्धियाँ क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अंदर की जल की अशुद्धियाँ, देखिए सबसे पहले तो होता है गुलित अशुद्धियाँ, उसके बाद में आता है तैरने वाली अशुद्धियाँ। अब देखिए गुलित अशुद्धियाँ कौन सी है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। गुलित अशुद्धियाँ यानी इन अशुद्धियों में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी इन अशुद्धियों के अंदर क्या होते हैं, यानी कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल की घुलनशील शक्ति के कारण जल में घुल जाते हैं, यानी उनके अंदर घुलनशील शक्ति होती है, उसके कारण ये क्या हो जाते हैं, रासायनिक पदार्थ यानी इसके अंदर वो घुल जाते हैं। यह पदार्थ जल में भूमि पर बहते हुए, यानी यह जो पदार्थ है वो जल में भूमि पर बहते हुए वायु या धरातल से जल में प्रवेश करते हैं। यानी एक प्रवेश है वो किस प्रकार करते हैं, यानी ये क्या करते हैं कि जल में यानी भूमि पर बहते हुए, यानी जो जल है भूमि पर बहता हुआ है तो उसके अंदर वायु या धरातल से जल में क्या कर जाते हैं, प्रवेश है वो कर जाते हैं। ठीक है, अगर जल में इन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो तो, अगर यानी जल में इन पदार्थों की मात्रा है वो ज़्यादा हो तो जल पीने योग्य नहीं रहता है, यानी अगर इनकी जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है तो जल होता है वो क्या नहीं रहता है, यानी पीने योग्य वो नहीं रहता है। ठीक है, घुलित अशुद्धियाँ निम्नवत हो सकती है, जैसे यानी गैसें, कई गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलने से जल है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी। उसके बाद में है लवण। ठीक है, उसके बाद में लवण देखिए बाइकार्बोनेट, सल्फेट आदि लवणों के जल में मिल जाने के कारण है वो जल कठोर और दूषित हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, अब जो जैविक पदार्थ हैं पानी के अंदर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं तो वो पानी दूषित हो जाता है और पीने योग्य वो नहीं रहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, यानी कुछ जैवीय पदार्थों के क्षय से अमोनिया, यानी कुछ जो जैविक पदार्थ हैं या जैवीय जो पदार्थ हैं उनके पदार्थों के क्षय से अमोनिया, नाइट्रेट आदि जल में उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे जल है वो क्या हो जाता है प्यारे साथियों, दूषित है वो हो जाता है और यह पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद में आता है विलंबित गंदगी से, यानी कहने का मतलब निलंबित गंदगी कई प्रकार की होती है। जो निलंबित गंदगी है वो भी कई प्रकार की होती है, जैसे गैसें, चिकनी मिट्टी, यानी जैसे गैसें, चिकनी मिट्टी, गाद, कीचड़, रेत आदि, इनसे भी जल क्या हो जाता है प्यारे साथियों, दूषित हो जाता है। यानी इसमें कीचड़ भी नाम है ना, देखिए कीचड़, ठीक है, इससे कीचड़ जो होता है इसके अंदर जल मिल जाता है तो वो क्या है, पीने योग्य थोड़ी ना रहता है, वो दूषित हो जाता है, वो कोई भी काम नहीं आता, किसी भी काम में वो नहीं हो जाता है। जैसे गाद होती है वो भी किसी काम में नहीं आता है। तो यानी ये इस प्रकार से होता है इसके अंदर, ये इनके कारण ही जल की अशुद्धियाँ इनका यही कारण होता है। ठीक है, दो तो हमने देख लिया, यानी इसके अंदर हमने देखा गुलित अशुद्धियाँ, और अब देखिए तैरने वाली अशुद्धियाँ कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। समझाने में मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छे से आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत पार्ट बना रहा हूँ, 2 3 4 पार्ट बना रहा हूँ। किस लिए? आपके लिए, क्योंकि आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ कन्फर्म कर रहा हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास, समझाने पे मैंने बहुत जोर दे रखा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताना, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी आपको नौबत आएगी।
ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास है वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसमें आपको अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे से तुरंत संपर्क कर सकते हो, आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास है वो किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, आगे और हम कर लेते हैं। तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कि तैरने वाली अशुद्धियाँ, यानी अब तैरने वाली अशुद्धियाँ कौन सी होती है, यानी पानी के अंदर कौन सी अशुद्धियाँ तैरती है। पहले तो हमने पढ़ा घुलन, यानी जो पानी के अंदर घुल जाती है, ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आता है कि तैरने वाली अशुद्धियाँ। अब तैरने वाली अशुद्धियाँ कौन सी होती है, देखिए कि तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत कार्बनिक एवं अकार्बनिक वस्तुएं पाई जाती है। यानी कहने का मतलब तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों आती है। यानी इसके अंदर हम बात करें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों आती हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं। कार्बनिक पदार्थों में मल औद्योगिक वस्तुएं पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे साथियों, यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि जो तैरने वाली अशुद्धियाँ हैं उसके अंदर क्या है कि जो कार्बनिक है और अकार्बनिक है, दोनों वस्तुएं पाई जाती है। इसके अंदर दोनों होती है, कार्बनिक भी होती है और अकार्बनिक भी होती है। ठीक है, इतना हमें पता चले। उसके बाद देखिए कार्बनिक पदार्थों में मल औद्योगिक वस्तुएं मिलती हैं, इसमें है वो मल औद्योगिक वस्तुएं हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद में कार्बनिक पदार्थों में मल औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, जीवाणु, कृमि, कीट, उनके अंडे व लार्वा आते हैं। यानी ये सभी पदार्थ हैं जो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं प्यारे साथियों, ये आते हैं यानी औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थ, यानी वनस्पति पदार्थ और जीवाणु, कृमि, कीट और उनके अंडे व लार्वा दोनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए जबकि अकार्बनिक अशुद्धियों में धातु, यानी अकार्बनिक अशुद्धि में कौन से, ये तो कार्बनिक का हमने देखा, यानी कार्बनिक पदार्थ में मल और औद्योगिक उत्सर्जित जैसे पदार्थ हो गए। ठीक है, वनस्पति पदार्थ हो गए, जीवाणु हो गए, कृमि हो गए, कीट हो गए और अंडे हो गए और उनके लार्वा। ठीक है, ये पदार्थ आते हैं। लेकिन अकार्बनिक में कौन से आते हैं, देखिए अकार्बनिक में आपके आते हैं अशुद्धियों में, यानी अकार्बनिक अशुद्धियों में आते हैं धातु पदार्थ व कीचड़, गाद आदि आते हैं। यानी इसके अंदर क्या आता है, यानी इसके अंदर कीचड़ भी आता है और गाद भी आता है। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में है यानी अन्य विवरण निम्नलिखित है। कहने का मतलब देखिए नीचे क्या दिए गए, सबसे पहले देखिए निर्जीव पदार्थ, यानी जो निर्जीव पदार्थ हैं वो किसके अंदर आते हैं, इसमें ये पूछा गया। देखिए मिट्टी के कण, यानी जो मिट्टी के कण हैं, कूड़ा करकट आदि जैसे कई निर्जीव पदार्थ भी जल में दूषित, यानी जल को दूषित, जल के सेवन, यानी जल को दूषित कर देते हैं। और जल को दूषित जल के सेवन से मनुष्य को अतिसार, पेचिश आदि रोग हो जाते हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। ठीक है, जानलेवा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। यानी प्यारे साथियों इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो निर्जीव पदार्थ हैं इसके अंदर यानी मिट्टी के कण हैं, कूड़ा करकट है आदि जैसे कई निर्जीव पदार्थ होते हैं। निर्जीव पदार्थ है वो भी जल में, जल को क्या कर देते हैं, दूषित है वो कर देते हैं, दूषित है वो कर देते हैं जल के सेवन से। ये जब यानी जो जल है वो दूषित हो जाता है, अगर उस जल का सेवन कोई मनुष्य या कोई मानव कर लेता है, यानी उसका सेवन मनुष्य कर लेता है तो मनुष्य को रोग हो जाते हैं। और वो कौन से रोग हो जाते हैं, अतिसार यानी पेचीदा आदि, पेचिश आदि रोग है वो हो जाते हैं। और यह रोग है वो क्या ले यानी जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसे रोग है जिनका उपचार करना संभव नहीं है, यानी जल्दी उपचार करना संभव नहीं है। तो ये रोग हैं जिसके कारण यानी ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, मृत्यु तक हो सकती है व्यक्ति की, इसमें ये ध्यान रख लेना। यानी इसके अंदर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, यानी जो तैरने वाली अशुद्धि हैं वो इनके अंदर जो सबसे पहले हमने पॉइंट देखा है वो देखा है निर्जीव पदार्थ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इनके जो पॉइंट है वो अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगर आपको पॉइंट याद हो गए तो आप उसका जो सार है, जो निष्कर्ष है वो लिख सकते हो। ठीक है, पहले पॉइंट को याद करना है, उसके बाद में निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, जैसे निर्जीव पदार्थ दिया, इसमें निर्जीव पदार्थ यानी मिट्टी के कण हैं, कूड़ा करकट है आदि जैसे कई निर्जीव पदार्थ भी जल को दूषित कर देते हैं, या दूषित जल के सेवन से मनुष्य को अतिसार, पेचिश आदि रोग हो जाते हैं जो जानलेवा साबित भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 नंबर आपका है जीवाणु व अन्य
ऐन्द्रिक अशुद्धियाँ, यानी इसके अंदर देखिए जीवाणु व अन्य ऐन्द्रिक अशुद्धियाँ कौन सी है कि जल में टाइफाइड, यानी जल के अंदर टाइफाइड, हैजा आदि संक्रमण के जीवाणु मिले रहते हैं। ये जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको पीछे वाली क्लास के अंदर ये तो शायद बताया ही था कि हैजा रोग है वो किस प्रकार होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपने अच्छे से क्लास लगाई है तो आपको याद मिलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी मैंने इसके अंदर ये बताया था कि जो हैजा रोग होता है वो कैसे होता है, यानी ज़्यादा गर्मी के कारण होता है ना ये, और इसके लक्षण भी मैंने बताया था कि प्यास ज़्यादा लगना, ठीक है, और ऐसे कुछ लक्षण इसके मैंने आपको बताए थे। देखिए जीवाणु व अन्य ऐन्द्रिक अशुद्धियाँ कि जल में टाइफाइड है, यानी जल के अंदर है वो टाइफाइड, हैजा आदि संक्रमण के जीवाणु मिले रहते हैं, यानी ये संक्रमण ये जो जीवाणु है वो मिले रहते हैं, और ये जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते हैं। जल के अंदर परजीवी कसीम जैसे यानी गोलक समी के अंडे भी रहते हैं तथा मनुष्यों के जल पीने से उनके पेट में भी प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब ये तो होते ही हैं, ठीक है, ये तो जीवाणु होते ही हैं, लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि इनके अंडे भी होते हैं। तो ये हम अगर पानी का सेवन करेंगे तो ये भी हमारे पेट में जाएंगे, और साथ में इनके जो अंडे हैं वो भी हमारे पेट में चले जाएंगे और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। यानी ये हमारे स्वास्थ्य पर क्या डालेंगे, बुरा प्रभाव डालेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। और हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यानी हमें टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियाँ वो घेर लेगी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। ऐसे जल को सदैव हमें उबालकर छानकर पीना चाहिए, यानी ऐसे पानी को हमें हमेशा छान कर, यानी पहले उसको उबालो, अच्छे से गर्म करो और उसको यानी थोड़ा ठंडा करो और उसको छान कर है वो पी जाओ, ठीक है। यानी पीने से उनके पेट में उबाल कर, यानी उसके बाद देखिए उबालने से हानिकारक जीवाणु व कृमि तथा जल की कठोरता दोनों का समूल निवास हो जाता है। कहने का मतलब जब आप पानी को गर्म करोगे तो ये कीटाणु है ये क्या हो जाएंगे, यानी पानी को उबालने से ये कीटाणु वो मर जाएंगे, ठीक है। और पानी को छानोगे तो ये वो पानी यानी जो कीटाणु वो ऊपर रह जाएंगे छलनी में, और नीचे है वो साफ पानी आपको मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा भी गया है, हैजा रोग, ठीक है, हैजा रोग किस प्रकार होता है, इसके लक्षण बताइए, ठीक है, और इसके मतलब रोकथाम के उपाय भी बताइए। नहीं कुछ इस प्रकार बताया जाता है। इसमें पानी भी सबसे ज़्यादा पीना पड़ता है, प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, हैजा रोग हो जाता है तो। यानी इसके अंदर यानी जीवाणु व अन्य ऐन्द्रिक अशुद्धियाँ, यानी जल में टाइफाइड, हैजा आदि संक्रमण के जीवाणु मिले रहते हैं। ये जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते, यानी इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जल के अंदर ये पाए जाते हैं। और जैसे ही हम वो पानी पीते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, यानी बीमार हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आता है जल की अशुद्धता के स्रोत, यानी जो जल है उसकी अशुद्धता के स्रोत क्या है। इसमें देखिए 1 नंबर पे आपका क्या दिया गया, स्वतः स्रोत से। इसका मतलब स्वतः का मतलब देखिए यानी स्वतः स्रोत। देखिए इसके अंदर जल की प्रकृति भूमि, यानी जल की प्रकृति भूमि की बनावट पर निर्भर करती है, यानी जल की प्रकृति भूमि की बनावट पर निर्भर करती है। कोई भी अशुद्धि जल के मूल स्रोत से भी मिश्रित हो सकती है। कहने का मतलब ये हमें प्रकृति यानी जो भूमि है उसको देखना होगा, यानी हो सकता है कि पहले से ही उसमें अशुद्धता हो, यानी हो सकता है पहले ही मिट्टी में अशुद्धता हो और वहाँ का जल हम पी रहे हैं तो वो अशुद्धि होगा ना। तो इसमें ये बताया गया है कि स्वतः स्रोत यानी जल की प्रकृति भूमि की बनावट पर निर्भर करती है, यानी वहाँ की भूमि कैसी है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ की अगर भूमि सही है तो इसका पानी भी शुद्ध होगा, ये तो बात तय है, ठीक है। यानी अगर वहाँ की भूमि शुद्ध नहीं है, वहाँ की मिट्टी सही नहीं है, वहाँ की मिट्टी अगर सही नहीं है तो वो आपको पता है वहाँ का पानी भी आपको खराब लगेगा, ठीक है, खराब ही होगा। कोई भी अशुद्धि जल के मूल स्रोत से भी मिश्रित हो सकती है। जल किसी भी प्रकार की मिट्टी के संपर्क में आता है उसके गुणधर्म व प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है।
कहने का मतलब क्या है कि जल किसी भी प्रकार की मिट्टी के संपर्क में आता है, यानी कहने का मतलब जैसी मिट्टी होगी उस संपर्क में अगर पानी आएगा तो वो मिट्टी के जैसा ही हो जाएगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो वो पानी भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसके संपर्क में आने से भी पानी में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है ना। यानी उससे बदलाव है वो संभव है। इसके बाद में देखिए क्या है, यानी इसके बाद में बताइए जैसे चूने का खड़िया, यानी चूने का खड़िया मिट्टी की तह वाले कुओं में हमेशा खारा जल ही मिलेगा। कहने का मतलब देखिए, यानी आप ध्यान दीजिए इसमें क्या बताया गया है कि यानी चूने का खड़िया है, मिट्टी की तह वाले कुओं में हमेशा पानी है वो क्या मिलेगा, खारा मिलेगा, खारा जल ही मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है, यानी इसका मुख्य कारण कैल्शियम की अधिकता होती है। यानी इसका मुख्य कारण क्या है, उस पानी में क्या होगी, यानी कैल्शियम की मात्रा वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे वो पानी क्या मिलेगा, हमें खारा है वो मिलेगा प्यारे साथियों। यानी किसकी अधिकता सबसे ज़्यादा होगी, कैल्शियम की अधिकता है वो सबसे ज़्यादा होगी, इसके कारण वो पानी है वहाँ का क्या मिलेगा, हमें खारा है वो पानी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है कि इस प्रकार कब्रिस्तान के निकटस्थ कुओं के, यानी जो कब्रिस्तान होते हैं उसके निकट जो कुएं होते हैं उनके जल में अकार्बनिक अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं। कहने का मतलब इसमें हमें ये बता दिया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न आ जाए कि किस स्थान की, यानी किस स्थान के अंदर अकार्बनिक अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये बताएगा कि इस प्रकार जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के निकट के जो कुएं हैं, यानी कब्रिस्तान के निकट के जो कुएं हैं वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर क्या है, जो कि कुएं बनाए जाते हैं उन कुओं में अकार्बनिक अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि ये अनेक अशुद्धियाँ जल के स्रोत से ही मिल जाती है। कहने का मतलब यानी जो अशुद्धियाँ हैं वो जल के स्रोत से ही जल में है वो मिल जाती है। स्रोत का मतलब आप समझ गए, यानी जो हम पानी है वो दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा इसमें बताया गया, यानी जो जल की अशुद्धता है वो मिट्टी पर भी निर्भर करती है, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है उसके ऊपर भी निर्भर है वो करती है, ठीक है। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो मिट्टी होगी वैसा ही वहाँ का पानी या जल है वो मिलेगा, ठीक है। हमने इसमें क्या देखा, यानी तैरने वाली अशुद्धियों में हमने जाना निर्जीव पदार्थ, जीवाणु व अन्य इंद्रिय अशुद्धियाँ, जल की अशुद्धता के स्रोत। यानी इसके अंदर से प्रश्न बहुत सारे उठाए जाएंगे, आपको ध्यान में रखना, आपको गलत नहीं करना है, ठीक। इसके अंदर देखिए तैरने वाली अशुद्धियाँ, मैंने आपको बता दिया कि तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत दोनों आते हैं, कार्बनिक भी आता है और अकार्बनिक भी आता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कार्बनिक में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो मल, औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थ जैसे वनस्पति पदार्थ, जीवाणु, कृमि, ठीक है, कीट, उनके अंडे व लार्वा आते हैं, ठीक है। जबकि अकार्बनिक अशुद्धियों में धातु पदार्थ और कीचड़, गाद आदि आते हैं, ठीक है। ये पदार्थ आते हैं आपके अकार्बनिक में, और कार्बनिक में मैंने आपको बता दिया, यानी मल, औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, जीवाणु, कृमि, कीट और उनके अंडे व लार्वा आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अन्य विवरण आपको मैंने नीचे बता ही दिया। निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ मैंने आपको बताया कि मिट्टी के कण है, कूड़ा करकट है आदि जैसे कई निर्जीव पदार्थ भी जल को दूषित कर देते हैं, और जल के सेवन से मनुष्य को अतिसार, पेचिश आदि रोग हो जाते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, जानलेवा साबित भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति है उनका उपयोग करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यानी व्यक्ति की हालत है वो ख़राब हो सकती है और व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर हम इसका सेवन करते हैं, अगर इसका सेवन कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या हो जाता है, यानी वो जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। सेवन करने से उसका जो बीमारी है वो उसको घेर लेगी। उसके बाद में जीवाणु व अन्य इंद्रिय अशुद्धियाँ, ये मैंने आपको बता दिया, यानी जल के अंदर क्या है, टाइफाइड और हैजा, ठीक है। इस टॉपिक को आप एक बार पुनः देख लेना, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, इस टॉपिक को देख लेना, बस काफ़ी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में वो आ जाएगा, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले जल के बारे में पढ़ा, उसके बाद मलेरिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने विचार किया चरित्र निर्माण के ऊपर, उसके बाद में हमने फिर से यानी जल की अशुद्धि उनके ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। अब देखिए आगे और कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से नोट है वो कर लो, ठीक है। तो आगे देखिए प्यारे साथियों, अब देखिए आपका है आगे 2 नंबर पे जल के स्रोत के संग्रहण के अंदर, यानी जल के स्रोत के संग्रहण के अंदर तक ले जाने में, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया ये देखिए, यानी इसके अंदर बताया गया है
कि अनेक अशुद्धियाँ यानी अनेक अशुद्धियाँ जल के स्रोत का संग्रहण के अंदर तक ले जाने में मिल जाती है। यानी कहने का मतलब अनेक अशुद्धियाँ होती है वो जल के स्रोत का संग्रहण के अंदर तक ले जाने में मिल जाती है। यानी एक जगह उनको इकट्ठा पानी को इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ तक भी ये चली जाती है। यानी स्रोत के संग्रहण के अंदर के मध्य शहर का कूड़ा व कारखानों का अशुद्ध जल मिल जाए तो संग्रहण के अंदर में अशुद्ध जल ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, यानी प्यारे साथियों इसमें ये बताया गया है कि जो शहर के बीच में यानी जो शहर के बीच में कूड़ा करकट होता है इकट्ठा किया जाता है या कारखानों का जो कचरा होता है वो उनके साथ में जो पानी बहता है, जो एक जगह पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे चला जाता है तो वो पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसमें यही बताया गया कि देखिए इसमें बताया गया कि अनेक अशुद्धियाँ जल के स्रोत का संग्रहण के अंदर तक ले जाती है। स्रोत से संग्रहण के अंदर के मध्य शहर का कूड़ा व कारखानों का अशुद्ध जल मिल जाए तो संग्रहण के अंदर में अशुद्ध जल ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद में संग्रहण के अंदर में मतलब संग्रहण के अंदर का मतलब क्या है, देखिए इसमें बताया गया कि संग्रहण के अंदर में यानी जल को दीर्घ अवधि यानी जल को हम लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी जल को हम लंबे टाइम यानी जल को दीर्घ अवधि तक संग्रहण करने से उनकी स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यानी कहने का मतलब अगर हम जल को कई दिनों तक इकट्ठा करके रखेंगे तो जल का जो स्वाद है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्यारे साथियों इसमें यही बताया गया है, ठीक है ना। यानी लंबे समय तक जल का अगर हम भंडारण करके रखेंगे, उसका संग्रहण करके रखेंगे तो उसके स्वाद में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, परिवर्तन है वो हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जल को मिट्टी के बर्तन यानी हमारे देश के अंदर क्या होता है, जल को मिट्टी के बर्तन यानी हम घड़े के अंदर या मटके के अंदर इसको रखते हैं या मतलब स्टील धातु के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर भी रखते हैं। ठीक है, मिट्टी में तो आजकल कम ही रखते हैं और कैंपर वगैरह यानी प्लास्टिक के बर्तनों में भी रखे जाते हैं। तो यानी जल जो को मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन व पक्की टंकी या होदियों में रखा जाता है। यानी लंबे टाइम तक रखने के लिए हमारे घरों में होदियाँ बनाई जाती है। बाड़मेर में जिनको टांका बोलते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े बनाए जाते हैं, हर खेत में पाए जाते हैं, मैंने देखे हुए। ठीक है, जब भी बारिश होने का टाइम होता है तो पहले जाके वो साफ़ करके आते हैं। घरों की छत से पाइप लिया जाता है, घर के अंदर जो होदियाँ बनी होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर भी पाइपलाइन यानी छत की आती है, यानी वो बारिश का पानी ही ज़्यादा पीती हैं। ठीक है ना, तो उसके पहले वो छत उनकी पक्की होती है, उनकी सफाई कर लेते हैं। जब बारिश आती है छत का पानी वो पूरा उस टांके में यानी उस होदी में इकट्ठा हो जाता है और वही वो पीने के काम में, नहाने के काम में, कपड़े धोने काम में, सब काम में वही लेते हैं। ठीक, तो हमारे तो मान लीजिए कि नहर वगैरह आती है हमारे साइड, हनुमानगढ़ गंगानगर इस साइड, तो पानी की मतलब इतनी कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पानी फिर भी इकट्ठा करके रखते हैं तो होदियाँ बनाई जाती है, टंकियाँ बनाई जाती है बड़ी बड़ी घरों के अंदर मिट्टी की या ईंटों के द्वारा, उसके अंदर पानी का संग्रहण है वो किया जाता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया यानी जल को दीर्घ अवधि तक संग्रहण करने से उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। हमारे देश में जल को मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तनों व पक्की टंकी या होदियों में रखा जाता है। इन सभी की निश्चित समय पर उचित रूप से सफाई न की जाए तो जल क्या हो जाता है प्यारे साथियों, दूषित हो जाता है। कहने का मतलब अगर हमें हमारे घर में होदियों में पानी डाल रहे हैं, टंकी में पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें समय समय पर उसकी सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है पानी के साथ में मिट्टी वगैरह भी इकट्ठी हो जाती है और जीवाणु कीटाणु जो भी है उसके अंदर जीव जंतु भी पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पानी की सफाई है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, टंकी की सफाई वो करते रहना चाहिए ताकि हम शुद्ध पानी है वो पी सकें। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया यानी उचित समय का मतलब है यानी समय रहते हमें मतलब दो तीन महीनों में उसकी सफाई कर लेनी चाहिए और पानी को भी मतलब बदलते रहना चाहिए। अगर वही पानी पड़ा रहेगा तो वो पानी दूषित हो जाएगा, हम उसको पिएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा इसमें बताया गया। उसके बाद में देखिए वितरण के दौरान यानी जल के वितरण के दौरान प्रयोग में आए नलों, पाइपों व स्टॉपर आदि के कारण भी जल को अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती है। जल में विलय, गैस, लवण तथा अम्ल आदि की प्रतिक्रिया के कारण शीशा तथा अन्य धातु जिससे पाइप बने होते हैं जल में घुल सकती है। कहने का मतलब प्यारे साथियों यानी वितरण के दौरान कहने मतलब हमारे घरों तक पाइपलाइन बिछाई जाती है तो उन लाइनों का भी रख रखाव करना ज़रूरी है। लाइनों को या तो पाइप लाइनों को बदलना चाहिए, उनकी सफाई करते चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ डालना चाहिए ताकि उनकी सफाई हो जाए
तो उनको भी, क्योंकि हम पानी को लगातार एक ही पाइप में डालते रहेंगे तो वो अगर पानी रुका रहेगा तो वो पाइप ख़राब होगा, अगर पानी रुका नहीं रहेगा तो पाइप में कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। चाहे पाइप लाइन है वो लोहे की हो या प्लास्टिक हो, किसी भी, अगर पानी निरंतर उसमें चलता रहेगा तो पाइप लाइन है उसके अंदर कोई भी जीवाणु है वो पैदा नहीं होंगे, ठीक है, जीव जंतु पैदा नहीं होंगे और पानी है वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें इसमें यही बताया गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे साथियों, यानी हमने इसके अंदर काफ़ी पढ़ लिया, आज काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी, यानी जो हमारा यही चैप्टर है, अगले मतलब पार्ट 4 यानी पार्ट चौथे 4 नंबर पार्ट के अंदर हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा लेसन है ना, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, इसको हम 4 नंबर पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एक पार्ट हमें और बनाना पड़ेगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी समय हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। 2-3 बार क्लास को लगा लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे व्यायाम के बारे में, ठीक है। व्यायाम से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं और व्यायाम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।